हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के ईवीएस के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। या फिर नंबर 4, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। देखिए, इसके माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं वो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में बच्चों को जागरूक बना सकते हैं, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पॉइंट ए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। पॉइंट बी, बच्चों के समुदाय के सदस्य। पॉइंट सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। या फिर पॉइंट डी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो पॉइंट ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, तो सही है। बच्चे जब किसी भी एक्टिविटी में सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो चीज़ उन्हें जल्दी से समझ में आती है और उनका जो भी अनुभव होता है वो स्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है। फिर है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तो पॉइंट बी भी सही है। फिर है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो पॉइंट सी भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा, व्याख्या और परिभाषा गलत हो जाएगा, तो पॉइंट डी गलत होता है। तो ऑप्शन सही होता है 1, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पॉइंट ए है वृत्तांत। पॉइंट बी है कहानियाँ। पॉइंट सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। पॉइंट डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो पॉइंट ए और बी सही हो जाएंगे, वृत्तांत और कहानियाँ। तो ऑप्शन नंबर सही होता है 2, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पॉइंट ए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। पॉइंट बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। पॉइंट सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तो ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सही होता है 4, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो देखिए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना जरूरी नहीं होता है। जरूरी नहीं है आप बच्चों को समूह में सिखाएं तो अनुशासनहीनता को रोक पाएं, तो पॉइंट ए गलत हो जाता है। फिर है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो पॉइंट बी सही है। बच्चों को जब हम समूह में सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, अपनी बात को कहने में और दूसरों की बातों को समझने में उन्हें आसानी होती है, सीखने को मिलता है, तो पॉइंट बी सही होगा। पॉइंट सी है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, तो बिल्कुल सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पूरा करने में सहायता करता है, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को आप समय पर पूरा कर लें, तो पॉइंट बी और सी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही होता है 3, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पॉइंट ए है परिवार के सदस्य। पॉइंट बी, समुदाय के सदस्य। पॉइंट सी, समाचार पत्र। पॉइंट डी, कक्षा। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र हैं, लेकिन कक्षा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? नंबर 1, वैश्विक से स्थानीय। नंबर 2, अमूर्त से मूर्त। नंबर 3, अज्ञात से ज्ञात। या फिर नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। तो देखिए, हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, ज्ञात से अज्ञात।
पूछा जा रहा है कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ज्ञात से अज्ञात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नंबर 1 है पोर्टफोलियो, नंबर 2 क्रम निर्धारण मापनी, नंबर 3 वर्णन अभिलेख, या फिर नंबर 4 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए पूछा जा रहा है कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि इसमें एक ही पक्ष का आकलन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। नंबर 1 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, नंबर 2 कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, नंबर 3 है आकलन के संकेतकों का उपयोग, या फिर नंबर 4 बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक नंबर 1 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं, नंबर 2 बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं, नंबर 3 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं, नंबर 4 बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो देखिए एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में अवलोकन करना है, ऑप्शन नंबर 2 में अनुभव साझा करना है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में अवलोकन भी है, अनुभव साझा करना है प्लस उस पर चर्चा करने को प्रेरित करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे सही होगा, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करना, तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भी गलत होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 1 और 2 इंक्लूड हैं और प्लस चर्चा करने को प्रेरित भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो कौवा दूसरों से भिन्न है क्योंकि बाकी सब जल में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कौवा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। हमें बताना है कि ये जो शहर या राज्य दिए गए हैं इनमें से कौन से अत्यधिक पसंद का भोजन है। तो देखिए पॉइंट ए है हांगकांग, तो हांगकांग में पका हुआ सांप फेमस है, तो पहले 5 आएगा। फिर केरल की बात आती है, तो केरल में देखिए किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये वहाँ का फेमस फूड है, तो 5th के बाद फर्स्ट। फिर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली फेमस है, तो फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 5 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सही होता है 2, 5 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। नंबर 1 उल्लू, नंबर 2 कौवा, नंबर 3 बसंत गौरी, या फिर नंबर 4 मैना। तो कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मैना। अगला क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पॉइंट ए है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उसमें रहते हैं। पॉइंट बी है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। पॉइंट सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो देखिए राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उसमें रहते हैं, तो सही है। फिर दूसरा पॉइंट है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये गलत है। तीसरा पॉइंट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, तो पॉइंट सी सही है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हाथी बहुत कम आराम करते हैं
यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नंबर 2, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नंबर 3, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर 4, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो हाथियों के विषय में, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। 200 किलोग्राम से अधिक नहीं, 100 किलोग्राम, ठीक है। फिर है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही है। तो पॉइंट सही होते हैं 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सही होता है 3, 3, 4 और 1। तो ये थे 15 क्वेश्चंस ईवीएस के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।